अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा मनी। मैं हूं आपका होस्ट गज़ाल अहमद और आज की एपिसोड में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द एफबीआर और इसमें क्या-क्या रिफॉर्म्स होना ज़रूरी हैं। क्या इसकी तक़सीम होने वाली है? क्या इसके डिजिटलाइज़ेशन ज़रूरी है? एंड इफ सो कितनी ज़रूरी है और इसको ये सारे रिफॉर्म्स होने में कितने चैलेंज का सामना करना पड़ेगा हमें? टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस एंड अ लॉट मोर आज हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक यूसुफ तोला साहब जिनका टैक्सेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, रमजान है, आपको पता है, रोजे जी रख जी। के बैठे हुए हैं और काम चल रहा है। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानियां पैदा हो रही हैं। अरे सर, आसानियाँ तो पैदा हो रही हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो टैक्स कलेक्शन जो है अपना टारगेट जो अपनी पोटेंशियल हम रखते हैं उसको अचीव करने में इतना कोई वो आसान नहीं रह रहा हमारे लिए। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इसमें हमें ये तो पता है कि हमें बहुत बड़े स्केल पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत है क्यों? और उनको पूरा करना, उन रिफॉर्म्स को लाने में कितनी मुश्किलात का सामना है हमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि टैक्स रिफॉर्म इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। देखिए, ये कोई साइंस तो है नहीं टैक्स कि इसमें आपने एक मरतबा पूरी एक इक्वेशन लगाई और उसको आपने चला दी। साइंस में भी अब रिसर्च करके हमें इम्प्रूव फार्मूलाज लाने पड़ते हैं। तो टैक्स रिफॉर्म की ये एक एवर ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए। लास्ट टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको मैंने चेयर किया था एज ए चेयरमैन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये लास्ट पीडीएम गवर्नमेंट में। और हमने एक इंटरिम रिपोर्ट की थी। बहुत थोड़ा अरसा मिला था हमें, 6 7 8 महीने का। इसके लिए जो एक रिपोर्ट बनाने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए 1.5 से 2 साल का अरसा चाहिए होता है। बल नंदलेस हमने वो बना ली थी और वो रिपोर्ट हमने शेयर कर ली थी। और वो रिपोर्ट अब पब्लिक में अवेलेबल है। उसमें सारी रिफॉर्म्स का जो इनिशियल नक्शा इंटरिम रिपोर्ट की शक्ल में हमने अप्रैल लास्ट ईयर, अप्रैल 17 तारीख को हमने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद साग डार साहब को दे दिया था। उसके बाद वो हुकूमत का, आपको पता है, बजट में सारे बिजी हो गए, बजट में कोशिश की, फिर आईएमएफ के प्रोग्राम में बिजी हो गए। फिर ये हमारी हुकूमत के जाने के बाद मेरा ख्याल है ये केयर टेकर सेटअप आया, तो उनको भी मैंने ऑब्वियसली सारे ही दोस्त आते हैं तो उनको भी हमने बता दिया कि जी ये चीज़ें पेंडिंग एजेंडा में था, आप कर ले। तो इंस्टेड ऑफ कि उनको उसको अडॉप्ट कर लेते, उन्होंने उल्टा अपनी एक कमेटी बनाई। वो मेरा ख्याल है पता नहीं उन्होंने क्या किया, वो बाद में कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई। और उन्होंने फिर कमिटीज की कुछ प्रेजेंटेशन थी और वो पता नहीं कैबिनेट में दे दी और कैबिनेट ने उसको बड़ी डेलिब्रेशन के बाद अप्रूव किया। मेरा ख्याल है उसमें कुछ सब्सटेंशियल चीज नहीं थी, सिवाय डिजिटाइजेशन के, जो कि आपको पता है कि बड़ी ओपन सीक्रेट सी है। तो एक तो इस चीज की जरूरत। दूसरा, पोटेंशियल इसलिए आप टैक्स का अपना कलेक्ट नहीं कर सकते, जो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, कि हमारे स्टेक होल्डर्स है ना, जो वो टैक्स, रसल लॉन्ग का एक बड़ा अच्छा कोट है गजाल, कि डोंट टैक्स मी, डोंट टैक्स यू, टैक्स द पर्सन बिहाइंड द ट्री। तो जब हमने रिपोर्ट लिखी और सबने पढ़ी ना, तो हर कोई यही कहता था कि यार आपकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, बट हम पे जो आपने रिकमेंडेशन किया ना वो ठीक नहीं। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के भी स्टेक होते हैं, उसमें आपको पता है कि बिजनेसमैनों के भी स्टेक होते हैं, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट के भी स्टेक्स होते हैं। तो हर स्टेक होल्डर कहता है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, बाकी सबसे आप लगा। तो ये चीजें हैं, मेरा ख्याल है बड़ी सोचनाक है, मगर ये रियल है। जैसे हमने लास्ट की रिपोर्ट लिखी थी, तो उसमें एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून ने ये कह दिया कि जी ओवर माय डेड बॉडी, दिस इज माय रेड लाइन। और एक पॉलिटिकल सिनेरियो पे एक रिफॉर्म के अंदर आ गया कि जी के हम नहीं करने देंगे। इस तरीके से एक बहुत बड़े एक बिजनेस लॉबिंग, जिसको एसोसिएशन जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि वो ट्रेड बॉडी नहीं है, वो एनपीओ है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस। उन्होंने जो माशाल्लाह हमेशा बड़ी एडवोकेसी करते हैं कि जी बाकी सारे चोर हैं, हम साहूकार हैं। उन्होंने एक चीज पे जहां हमें 4 साढ़े 400 अरब का टैक्स मिल रहा था, उन्होंने उसकी मुखालफत कर दी। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीजें थी कि जहां आप देखेंगे कि जिनका जो स्टेक्स होते हैं वो उस स्टेक को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते जी सर, मैं इसी बात को थोड़ा आगे हैं। लेके सर, चलना चाहूँगा कि जैसे कि आपने अभी ऑलरेडी 2 और 3 चैलेंजेस का ज़िक्र कर दिया, तो ऐसे आप मुझे थोड़ा और बताएँ कि आपका ज़ाती तजुर्बा एफबीआर के साथ कैसा रहा? और आपकी नज़र में और ऐसी कितनी ख़ामियाँ हैं एफबीआर सिस्टम में, कितनी करप्शन है जिसको हमें फ़ौरी तौर पर जो नई गवर्नमेंट है उसको भी दे हैव टू डील विद इट? देखिए,
एफबीआर की या पाकिस्तान में, एफबीआर भी पाकिस्तान का ही इदारा है और हर इदारे में करप्शन है। एफबीआर की करप्शन बिल्कुल इतनी ऐसे ही है। ज्यादा नजर आ रही होती है कि एफबीआर कोई 60-70 लाख टैक्स पेयर से डील कर रहा हो, और डे इन जी। डे आउट वो वो एक्सपोज हो जाते हैं। और वो बहुत कम इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं। एफबीआर वाहिद इदारा है कि जो हम्म। रेवेन्यू अर्न करके देता है। जब एफबीआर रेवेन्यू जी। अर्न करके आपको देगा तो जाहिर बात है उसमें करप्शन होगी। देखिए एफबीआर में ना बिल्कुल। एक माइंडसेट है एफबीआर का, बड़े वसूख के साथ मैं कह रहा हूँ, मगर कोई, मैं इसकी कोई गलत बात नहीं है कि उनको अपना एक हम्म। कल्चर है, उस कल्चर से वो बाहर नहीं आ सकते हैं। इट्स लाइक अ सिल्क वॉर्म, दे हैव टू रिमेन विद इन देयर, जो है ना सिल्क वॉर्म, अपने रेशम का कीड़ा अपने शेल में ही रहता है। तो सर क्या कभी तो एफबीआर से वो करप्शन जा नहीं सकती? बिल्कुल जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती। मैं तो टर्की क्या की गया था। स्टेप्स लेने पड़ेंगे? दो चीजें, तीन चीजें हैं। आप उनके डिस्क्रिशनरी पावर कम कर दें, और आप जो आईटी का लेवल है, जो आपकी डिजिटाइजेशन है, उसको बढ़ा दें। जी। आप उसमें उसको, उनका बाइफरकेशन जिस तरीके से जो लास्ट केयर टेकर सेटअप ने प्रपोज किया है, मैं समझता हूँ उसमें कोई हम्म। ठीक नहीं है वो। उसको आपको करना पड़ेगा अलग अलग। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अपील मैकेनिज्म को बिल्कुल अलग कर देना पड़ेगा, ऑडिट मैकेनिज्म को बिल्कुल जी। अलग करना पड़ेगा, आईटी को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, एचआर को इंडिपेंडेंट करें। ये चार चीजें अगर आप कर दें, और आप इनको, अगर आप पॉलिसी को अलग कर दें, इन चीजों को अलग कर दें, तो आपके पास ये बड़ा अच्छा रोम है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स, ये 2000 मेरा ख्याल है 15-16 की बात है। तो उसमें ये सारी चीजें मैंने लिखी थी, उस वक्त लिखी थी। तो मेरा ख्याल है ये, देखिए, मैन मेड सिस्टम है और मैन मेड करेक्शन दी जाएंगी। जी। हाँ, हो सकता है नया सिस्टम भी परफेक्ट ना बने, बट आपको कम से कम बेसिक जो इश्यूज है ना उसको हैंडल कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने डिजिटलाइजेशन की बात की तो हम देखते हैं कि जो नए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं मिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब, इन्होंने भी टॉप प्रायोरिटी करार दिया है कि एफबीआर की डिजिटलाइजेशन को, ठीक है। तो डू यू रियली सी इट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर? कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसे प्रपोजल तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी दिए थे, हमने देखा कि उनको भी बड़ी ज़्यादा मुज़ामत का सामना करना पड़ा। तो अब क्या औरंगज़ेब साहब इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, डिपेंड करेगा औरंगजेब साहब किस रूट को लेते हैं। जब मैं आपको बताया ना, हम्म। जब मैंने केयर टेकर सेटअप को जाके ये दिए मेरी रिपोर्ट के, मैंने कहा यार आप इम्प्लीमेंट कर दें, हमें कोई ओहदे नहीं जी। चाहिए। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ कि मेरे प्रपोजल को लेके इम्प्लीमेंट कर दिया, पढ़ के समझ लेते चले, अगर उनको समझ नहीं आती ना करते। उन्होंने एक अपनी ठीक है। कमेटी बना दी कि भाई ये कमेटी अब हम्म। काम करेगी। और उसके बाद आप देखें, वो मेरा ख्याल है नॉन स्टार्टर ही थे सारी चीजें। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आज अगर मैं इंटरव्यू लेने बैठ जाऊं और आप इंटरव्यू जी। लेने बैठ जाएंगे, तो फर्क तो पड़ेगा ना आपकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस में और मेरी परफॉर्मेंस में। तो ये मानना चाहिए आपको कि टैक्स, और इतनी खुन्नस निकाली है उन्होंने, और एक और हमारे वजीर मोहतरम थे कि जी कोई टैक्स कंसल्टेंट को हम पीआर में कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड में नहीं लेंगे। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए हम्म। कि क्या बिजनेसमैन का स्टेक नहीं होता? बिजनेसमैन स्टेक बिल्कुल होल्डर होता है। नहीं है क्या? वो अपनी पॉलिसी डिक्टेट नहीं करवाएगा? टैक्स प्रैक्टिशनर, आप ज्यादा से ज्यादा उस पर ये इल्जाम लगा सकोगे कि हाँ वो आएगा अपने क्लाइंटों को डिफेंड करेगा, ठीक है ना? ठीक। तो आप उसको बजट मेकिंग एक्सरसाइज से निकाल दें। मगर आप मुझे ये बात हम्म। बताएं कि आप फिर बिजनेस वालों को कैसे लेके आएंगे? उनका तो सबसे बड़ा स्टेक है। जी। और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो कि कामयाब नहीं रहते, बहुत सारे अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं जो कामयाब, जो फेल्योर है उनको आप कैसे लेके आओगे? या जो एफबीआर के जी। रिटायर्ड चेयरमैन या चेयरपर्सन या मेंबर थे, जिन्होंने अपने दौर में कोई काम नहीं किया, उनको वाई जो उनको आप दोबारा कैसे आजमाओगे? तो ये सारी चीजें, ऐसी बातें थी जो मेरा ख्याल है उस सिस्टम में, मेरा ख्याल है ज्यादातर मैं समझता हूँ टैक्स के हवाले से तो बेचारों को वही नॉलेज थी जो मेरी केमिस्ट्री की नॉलेज थी। और जो ठीक। उन्होंने टीम भी बनाई थी, उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो बड़े अच्छे, माशाल्लाह, अपने फील्ड के चैंपियन है। और टैक्स के मामले में जब हम आते हैं ना, टैक्स और टैक्सेशन, दे आर टू पोल्स अपार्ट, ये समझ ही नहीं आ रही थी उनको। जी। एक कोई साहब थे, वो बहुत लॉन्ग टाइम बैक रिटायर हुए, एक साहब थे वो उससे भी ज्यादा पुराने रिटायर हुए हैं। तो एक दो तीन ऐसे थे जिनको मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखा कि टैक्सेशन के हवाले से कभी कोई इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो मेरा ख्याल है ये एक जिद बहस नहीं होना चाहिए, कंट्री के लिए काम करना है तो जो बेस्ट इंटरेस्ट में हो वो काम करना चाहिए।
सर औरंगज़ेब साहब ने और ये भी कहा कि हमें टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें वो एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर को भी लाना चाह रहे हैं। और हम जानते हैं कि इन सेक्टर्स में पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी बड़ी ज़्यादा हैं, तो क्या ये करना भी उनके लिए आसान आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन कामयाब हो पाएँगे? फिर से मेरा ये सवाल है। आपको कल अभी एक बात की कि मैंने पूरा ये ब्लूप्रिंट बना के दिया हुआ है, आरआरएमसी की रिपोर्ट है मेरी, औरंगजेब को भेज चुका हूं मैं। आप उठाएं, अच्छा जी। चूज करें और देख लें, सारी चीजें उसमें मौजूद है, रियल एस्टेट का है। अब जो ये कह रहे हैं कि बिजली के मीटरों पे हम लगा, बिजली के मीटर पे आप कभी जी टैक्स जी। दे ही नहीं सकते। मिफ्ता इस्माइल ने शुरू की, कोशिश की, क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? और ये वही टीम बैठी हुई है, सिर्फ चेयरमैन चेंज हुए हैं, वही टीम बैठी हुई है जिसने उसमें वो किया। तो वो, मेरा ख्याल है उनको पता है कि पिटफॉल्स है। ये सिर्फ आप इस वक्त आप जो है ना पैच जी वर्क कर रहे हैं। इससे बेहतर हमने ये सिस्टम उनको सजेस्ट किया था कि जहां से ये दुकानदार बाइंग करते हैं, जो परचेजेस इनकी हैं, या तो इम्पोर्टर से करते हैं, मैन्युफैक्चर से, वहाँ 1% आप उनको लगा जी। दें, 250 अरब आपको मिल जाएंगे। और वो एग्री कर गए थे बिल्कुल ऐसा। दुकानदार, पता नहीं पिछले बजट में उन्होंने क्यों नहीं डाला उसको। तो सर ये डू यू रियली सी इट हैपनिंग रियलिस्टिकली आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है? ठीक है, मेरी दुआएं हैं, अल्लाह करे ये लग जाए। बट हैविंग सेड दिस ना, आपको मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है इट इज इजियर सेड देन डन। अब बिल्कुल देखते ऐसी हैं, बात है। अल्लाह करे हो जाए। मेरी दुआ है कि औरंगजेब और उनकी टीम कामयाब। अल्लाह करे जी, हमारी भी दुआएँ अल्लाह। औरंगज़ेब साहब और उनकी टीम के साथ हैं। सर हमें ये बताएँ कि सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई प्लान पाइपलाइन में है कि एफबीआर को ख़त्म करके 2 इदारे बनाए जा रहे हैं, कस्टम रेवेन्यू का अलग और इनलैंड रेवेन्यू का अलग। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर है तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से क्या मज़ामत आएगी या उनकी तरफ से रज़ामंदी का वो इज़हार किया जा रहा है? नहीं, वो तो उन्होंने कर दिया था, केयर टेकर सेटअप में ये आया था। देखिए, दुनिया में दो ऐसे जी कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, वो कंबाइंड है। एक जी। एचएमआरसी ऑफ यूके और एक बांग्लादेश का है। बाकी सारे जो है ना, वो कस्टम्स और वो दोनों अलग अलग होते हैं। उसमें देर इज नो मुजायका कि क्यों अलग ना जी। करें। मगर उसके जो लेयर्स उन्होंने बनाया था ना, इंडिपेंडेंट बोर्ड और ये बोर्ड और वो बोर्ड, मेरा हम्म। ख्याल है वो उन्होंने सिर्फ एक अपनी रखने के लिए कि नहीं जी हमने बड़ा काम किया, उन्होंने कर दिया था कि कस्टम के लिए हमारा टैरिफ बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ऑपरेट करता है। आप आराम से उसके अंडर जी आप ये सारा काम कर सकते थे। एफबीआर एक्ट के अंदर एक पॉलिसी बोर्ड दिया हुआ है, उसको आप इफेक्टिव कर दें सेक्रेटरी रेवेन्यू के अंडर। तो मेरा ख्याल है कोई जरूरत ही नहीं थी। इतना टाइम जाया किया उन्होंने, 6 महीने। 6 महीने में वो कम से कम 600, 700, 800, 1000 अरब तक ये टैक्स इकट्ठे कर सकते थे। नए मेजर जो हमने दिए थे, वो इन्हीं की तैयार चीज पड़ी हुई थी, बट वो अपनी पता नहीं किस जोम में थे, उन्होंने टाइम जाया कर दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया बेशक ये से छह बहुत आठ महीने जो नुकसानदेह है बेशक और से बहुत एफिशिएंसी के नाम नुकसानदेह है। और नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इधर। लेकिन सर खैर अगर ये हो जाता है तो फिर इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे? थोड़ा ये भी बताएँ हमें। देखिए, फवायद ये होंगे कि आपका दोनों इंडिपेंडेंट होगा, परफॉर्मेंस मेजर हो जाएगी। जी अभी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। पर अभी जो एक्चुअली हो ये रहा था, और जो इसकी बेसिक वजह थी जिसके लिए उन्होंने शुरू किया था, कि कस्टम डिपार्टमेंट वांट्स के जी हमें ऑटोनॉमी मिले और हम अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स खुद करें। इस वक्त एफबीआर का एडमिन डिवीजन करता है। तो जी। वो तो उनको मिली नहीं, वो भी रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास अब चली गई हैं। तो मेरा ख्याल है इनका मकसद हल नहीं होगा, बट हो सकता है फ्यूचर में जाके ये लेयर्स खत्म हो, और हो सकता है शायद कोई इंडिपेंडेंट वे में ये काम कर सके। बट अभी मेरा ख्याल है बाइफरकेशन से भी कोई इतना फायदा नहीं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा ये बताएगा कि रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन के तजावीज़ पर अलम दरामद क्यों नहीं हो सका और कमीशन की फाइंडिंग क्या थी असल में? मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा, मैंने आपको बताई थी ना। जी, हमने जी 21 मेजर रेवेन्यू मेजर दिए थे डायरेक्ट टैक्स के। जी, हमने 14 दिए थे ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के, 32 हमने दिए थे सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ के, और 14 दिए थे, 14 या 16 दिए थे एफबीआर की जो अथॉरिटी है इसको रेस्टलाइज करने की। जी, तो जी। मेरा ख्याल है वो स्टेक होल्डर्स का मैंने आपको बताया ना कि जी जैसे एक में एक बिजनेसमैन ने कहा कि रेड लाइन है मेरी, बिल्कुल। वो हमने ये कहा था कि जी आप जो भी कंपनियां 3 साल तक डिविडेंड नहीं देती हैं, हुँ, उनका अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है तो उस पर आप 3% एडवांस टैक्स ले रहे हो। तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं दूंगा। बाकी हुँ, काम आपने बहुत ठीक किए हैं, ठीक है ना। एक एक्सपोर्टर पे हमने कहा था कि जी टैक्स लगा दे जो उनकी रेवेन्यू हुई है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज डिवैल्यूएशन, जो उनको पैसे मिले हैं। तो जी, एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी तंजीम है जो हमेशा बड़ी डॉक्यूमेंटेशन की और दायी रही है। तो हमने ये कहा कि जी फिक्स टैक्स से हटा के इनको मिनिमम में ले जाए, तो उन्होंने मुखालफत कर दी।
कि नहीं जी अभी ना करें, 2 साल बाद कर लीजिएगा। हमने कहा कि जी एग्रीकल्चर टैक्स आप नहीं ले सकते, बट मिनिमम एसेट टैक्स हम ले सकते हैं। उसका एक तरीका कार हमने वजह किया, तो उसमें भी पॉलिटिकल इश्यूज आ गए। इस किस्म की चीजें थी और बड़ी इनोवेटिव थी, और लीगली काफी इन चैलेंजेस को हमने देख के ठीक ठाक लेवल से सीनियर लोगों से मशवरा करके हमने ये काम किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से उनसे भी हमने पूछा। तो सर ये मैं तो नहीं दूंगा को हम मुझे तो देना पड़ेगा में तब्दील क्या कर सकते हैं वाकई? ये मेरा आपका नहीं है मसला, ये मसला जो इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए उन लोगों का है, जो उनसे उनसियत ज्यादा रखते हैं, और वो कहते हैं नहीं नहीं जी ये इन्होंने कह दिया तो अभी इसको साइड पे हटा दो। उसकी कीमत हमें 250 से 300 अरब चुकानी पड़ी। जी। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं हम ज़रा अपने करंट अकाउंट की जानिब बढ़ते हैं। तो स्टेट बैंक के मुताबिक जो मंथली बेसिस पर करंट अकाउंट हमारा जा रहा था वो अब सरप्लस में आ गया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस मुस्बत रुझान का क्या वजह देखते हैं आपकी, किस वजह से ये पॉजिटिव में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे दो डेफिसिट हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। जी करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से ही आज हमें आईएमएफ और दूसरे इदारों के पास जाना। बिल्कुल ऐसी बात तो है। करंट अकाउंट डेफिसिट को 3 तरीकों से हम कम कर सकते हैं। एक, बिल्कुल ऐसी बात है, कम कर दें। जी दूसरा, आप अपनी एक्सपोर्ट गुड्स की बढ़ा दें। तीसरा, आपकी सर्विसेज की एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपके रडार पे 81 बिलियन से आप 51 बिलियन पे ले आए थे अपनी इंपोर्ट्स को। जी और एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ रही है। एक्सपोर्ट्स को आपको जो SIFC बनी है उनकी एक्सपोर्ट्स को अगर आप बढ़ा देते हैं, और अगर आप 40 बिलियन तक ले आते हैं। तीसरा जो इसका बड़ा आंसर है, रेमिटेंसेज है। तो रेमिटेंसेज में अगर आप इंसेंटिवाइज कर दें, और हवाला हुंडी पे जिस तरीके से आपने क्लिप किया हुआ, जिस तरीके से इनको कंट्रोल किया, इसको मजीद कंट्रोल कर ले, तो मेरा ख्याल है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अगर खत्म हो जाता है, तो आपका फिस्कल डेफिसिट इंशाल्लाह वैसे ही खत्म हो जाए इंशाल्लाह। अगर आप टैक्स रिफॉर्म कर लें। और अगर आप 5 से 7% अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दें, तो फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो जाए। तो सर क्या सरप्लस करंट अकाउंट मईशत में बेहतरी की अलामत है? जैसे कि बड़े ज़्यादा माहरीन का मानना है कि ये इंपोर्ट्स पर पाबंदियों की वजह से आ रहा है और जिसका नुकसान कम टैक्स कलेक्शन की सूरत में भी निकल सकता है। देखिए टैक्स कलेक्शन इज सेकेंडरी। इंपोर्ट में अगर आप कमी करते हैं, तो जाहिर बात है, तो आपको दो चीजें देखनी होंगी। एक तो नेसेसिटी जो है उसको आप नहीं कर सकते। जी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 968 मिलियन डॉलर की वीट हमने इंपोर्ट की थी 1.5 साल पहले, यानी इससे पिछले फिस्कल ईयर। जी तो आप मुझे एक बात बताओ, आप एग्रीकल्चर कंट्री हो और आप वीट इंपोर्ट कर रहे हो। लास्ट ईयर आपका एक इशू आया था, आपका फ्लड आ गया था, उसमें आपको कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी। तो इस साल ये दोनों ठीक हुई हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी आईटी की एक्सपोर्ट, मेरा ख्याल है जितनी सिग्निफिकेंटली बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही है। जी मेरे अंदाजे के हिसाब से आपकी आईटी की एक्सपोर्ट जो पाकिस्तानी बेस्ड कंपनीज हैं, दोज हु आर यूजिंग अदर कंट्रीज टैक्स हेवन देयर बिजनेस सेंटर्स, 15 जी बिलियन डॉलर से ज्यादा की हमारी आईटी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, जो सिर्फ 2.5-3 बिलियन डॉलर पे आ रही है। और हर किसी को अपना पैसा बाहर रखना है, इसका भी तदारुक हमें करना पड़ेगा यार। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, अगर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हो, तो भाई पाकिस्तान के बैठ के कमाने वाला डॉलर भी पाकिस्तान में लेके आओ। तो सर हम दुनिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? सर हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे पास कोई R&D नहीं है। हमने आपको पता है टर्फ की लोन दी 3 अरब डॉलर की, तो लोगों ने बाहर प्रॉपर्टियां बना ली हैं। इसका ऑडिट खुलना था, ऑडिट भी खुले। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये आपने जिस तरीके से बाकी इंसेंटिवाइज आप करते हैं, जी तो आप इंसेंटिव दें। अभी भी आपको मैं एक बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि डॉलर की वैल्यू आपकी 235 से 250 के दरमियान। जी गोल्डमैन सैक्स ने कह दिया कि जी 225, वो तो कह रहे हैं। मैं आपको कहता हूं हमारी वैल्यूएशन मॉडल में वो 235 आ रही है। बट बहुत ज्यादा अगर मैं मान लेता हूं उसको, मैं अगर करंट अकाउंट के फिगर्स को अगर मैं अपग्रेड भी कर दूं, जी और लॉस को मैं थोड़ा, डेफिसिट को थोड़ा बढ़ा भी दूं, 250 से ऊपर ही। बट स्टेट बैंक इस वक्त बाई कर रहा है वही डॉलर 280 रुपए में या 278 रुपए में। तो आप मुझे एक बात बताएं, 30 रुपए ऊपर आप ऑडिट ये डॉलर बाई करके आप किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, मुझे बता दें। बिल्कुल और सही अगर आप सवाल है इसका। पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, मुझे तो समझ नहीं पड़ी है कोई चीज की। ये 200, आप अगर 250 का डॉलर हो, अगर आप स्टेट बैंक बाई करने ना जाए और ऑप्टिमल प्राइस पे बाई करें, मैं किसी का नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपोर्टर्स को दबा दो। जी एक्सपोर्टर्स रियल वैल्यू
दो, तो आपकी इन्फ्लेशन में 5% का फर्क पड़ रहा है, और वो फर्क पड़ेगा आपको, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपका डेट सर्विसिंग कम हो जाती है। आप अंदाजन है कि 2.3 ट्रिलियन की आपकी डेट सर्विसिंग कम हो सकती है अगर आप करेंसी को सही 200 250 रुपए पर डॉलर पे लेके आए। बेशक। तो ये सारी चीजें हैं, ये औरंगजेब को भी देखनी पड़ेंगी, स्टेट बैंक। ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि माई शिप माई ऑर्डर। कल को ये नहीं हो सकता कि स्टेट बैंक है, मैं ऑटोनोमस हूं, अल्लाह ना करे मैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दूंगा, ये नहीं कर सकता। रैशनल जजमेंट लेने हैं, रैशनल जजमेंट इंसान ही लेंगे। इंसान, उनका एक बोर्ड है, वो बोर्ड इंसानों का ही है, उसको उनको जजमेंट देने हैं कि क्या हमें लेना है। अच्छा सर, रैशनल जजमेंट्स की तो इंडीड बड़ी ज़रूरत है, और रैशनल भी हों, अनबायस्ड भी हों, और किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन को इग्नोर करते हुए जो भी चीज़ मुल्क के फ़ायदे में हो, हमें वो करना चाहिए। तो सर, अभी मेरा अगला सवाल आपसे ये कि महंगी बिजली और गैस के साथ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सनतकारी जो हम एक्सपोर्ट है, इसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? और क्या IMF प्रोग्राम में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ देना हुकूमत के लिए मुमकिन होगा? मैं नहीं समझता कि, देखें, आपको है ना इन बिजनेसमैनों को कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। वो किस तरह? वो किस तरह? मैंने अभी एक सजेस्ट की थी, एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुझे भी बुलाया गया, तो मैंने कहा आप एक कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस कोई रिनाउंड मैकेंजी टाइप की या कोई इंटरनेशनल ब्रांड से बनवाएं, कि कंपैरेटिव एनालिसिस के इंडिया में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, जो हमारे मेन कॉम्पिटिटर जी, उसमें क्या क्या, जैसे लेबर कितने की है, टैरिफ क्या है, बाकी ओवरहेड्स क्या है, तो वो आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें, उस स्टडी के तहत जो इंसेंटिवाइज हम कर सकते हैं इनको करें। जी, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे पास एक्सपोर्टर आते थे, उन्होंने कहा कि जी जो मार्कअप है आपका रीफाइनेंस पे बहुत ज्यादा है, जी, तो इंडिया में इतना है, बांग्लादेश में इतना है, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि आपकी जी एक्सपोर्ट LC आप डिस्काउंट करवा सकते हैं, आप बैंक के पास चले जाएं, वो 3% पे अवेलेबल है। तो कहते नहीं 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 यार, वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें फिर वो डॉलर का रेट वो नहीं मिलता, जिस दिन का LC का रेट होता है वो मिलता है। तो हमारे वोटर्स को, बिजनेसमैन है बेचारों को, ये भी प्रॉफिट चाहिए कि LC के डिस्काउंट भी नहीं कराना, मार्कअप भी उनको लोड करना है, और दूसरी तरफ वो जो स्कीम अवेलेबल है इसलिए नहीं करनी है कि जो डिवेल्यूएशन का फायदा उठाना है वो भी। तो सर, इस तरीके से बिजनेसमैनों को भी सोचना होगा, गवर्नमेंट को भी सोचना होगा। हमने टर्फ दी, हमें क्या एडवांटेज मिला मुझे बताइए ना। 3 बिलियन, $4 बिलियन, या जो भी हमने दी, 2 बिलियन दी चले, उसका एडवांटेज क्या हुआ BMR में? हमारी एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है? हमें इंसेंटिव देना चाहिए, हमें देना चाहिए वन ऑन वन बेसिस पे उन कंपनीज को जो अपनी एक्सपोर्ट जेन्युइनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कम से कम एवरी ईयर उसी की वैल्यू एडिशन करके 20%, 10% बढ़ाएं, उनको ब्रैकेट में लाके हम इंसेंटिवाइज कर देंगे। बेशक। और वो रुपये पे आप इंसेंटिवाइज कर दें इनको। ये अब आप नहीं कर सकते कि जी एनर्जी हम आपको 7 सेंट की दे देंगे या 6 सेंट की दे देंगे, ये हो नहीं सकता। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपने बड़े ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स और वैलिड सवालात किए, और उनके आपने जो तजावीज़ें भी दी वो भी बड़ी, उन पे भी गौर करने की ज़रूरत है, उन पे अमल करने की ज़रूरत है। अब बस जाते जाते मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जाते जाते आप जो हमारी नई हुकूमत है, जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर औरंगज़ेब साहब, इनके लिए जाते जाते 2 से 3 लाइनों में कैसी एडवाइस देना चाहेंगे टू टर्न थिंग्स अराउंड? देखिए, इनको मैं एक बात कहूंगा कि पहले तो रुपी को अपने लेवल पे लेके आए। ये नहीं हो सकता कि आप महंगा बाई करें और आप रिजर्व्स को बिल्ड करें। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है इनके लिए कि आप इंटरेस्ट रेट को कम करें। इस इंटरेस्ट रेट पे बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं उनको ये कहूंगा, टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। आप कोई नया तजुर्बा ना करें, वो देख लें। अगर आपको दुनिया से किसी भी एक्सपर्ट को ला, हम इनको बैठ के ना समझा देंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये 3 चीजें अगर इस पे अमल कर लेंगे तो मुझे इंशाल्लाह नजर आ रहा है कि कामयाबी इनके कदम चलेगी।
चलें, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। और जैसा कि आपने कहा, मैं भी आपकी तरफ से औरंगज़ेब साहब को कह देता हूँ कि टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट पड़ी हुई है अशफाक तौला साहब की तरफ, तो इनके पास जाके प्लीज़ इनसे ज़रा राब्ता कर लें। बाकी आप सब देखने वालों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। दिस वाज़ इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।